नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक बड़ी दिलचस्प खबर सामने आई है। आपने रोबोटिक सर्जरी ये नाम सुना होगा। अगर आपने किसी बड़े हॉस्पिटल में कभी बात की हो डॉक्टरों से, सर्जन से, तो वो बतलाते हैं कि कई तरह की सर्जरी रोबोटिक सर्जरी होने लगी है। रोबोटिक आर्म से सर्जरी होती है, उसमें औजार पकड़ते हैं, वो ज़्यादा बारीकी से ज़्यादा सही सर्जरी करते हैं, लेकिन इंसान उसके पीछे रहते हैं। वो केवल बाहें रोबोटिक रहती हैं। लेकिन एक नया डेवलपमेंट हुआ है दुनिया में। रोबोटिक सर्जरी करने वाले ऐसे मशीनें जो हैं, कंप्यूटर से चलने वाली ऐसी मशीनें जो कि ऑपरेशन कर सकती हैं, ये चलन में बहुत समय से हैं। खुद हिंदुस्तान में शायद 2006 से ऐसी मशीनों को इजाज़त मिली हुई है। रोबोटिक सर्जरी हमारे यहाँ हो रही है, दिल्ली में और दूसरी जगहों पे, बहुत सारे बड़े बड़े अस्पतालों में, मेरे शहर में भी रोबोटिक सर्जरी होती है। अब ऐसे में एक नई चीज़ सामने आई है। जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट, मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा नाम है, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ के लोगों ने रोबोटिक सर्जरी जो कंप्यूटर के मार्फत करते हैं, उसमें एआई का इस्तेमाल किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसका इस्तेमाल ऐसे किया कि एआई को वीडियो दिखाए बहुत सारे सर्जन के। ये सर्जरी सर्जन कैसे करते हैं, इंसानी सर्जन कैसे करते हैं ये सर्जरी, कुछ सर्जरी के वीडियो दिखाए बहुत सारे। 2 दिन के भीतर एआई ने वो सर्जरी सीख ली और कर डाली। 2 दिन के भीतर सर्जरी के वीडियो देखकर। जो हम सोच रहे थे कि एआई के आने से रोजगार कम नहीं होंगे, बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, इंसानों पे खतरा नहीं रहेगा, ये इंसानों की रोजी रोटी नहीं छीनेगा एआई। अब मैं आपको बतला रहा हूँ, जो सबसे बारीकी से की जाने वाली सर्जरी, गंभीर सर्जरी जो रहती है, उसके वीडियो देखे एआई ने और 2 दिन में वो सर्जरी करना सीख लिया। अब कौन सी ऐसी सर्जरी है जिसके वीडियो नहीं बनते हैं? आजकल तो हर सर्जरी के वीडियो बनते हैं, सर्जन खुद वीडियो बनाते हैं, अपना अपना YouTube चैनल खोल लिया है, उसमें वीडियो डालते हैं, वीडियो पे पढ़ाते हैं, वीडियो पे पढ़ते हैं, वीडियो पे सिखाते हैं, YouTube पे सीखते हैं। ये चल ही रहा है। ऐसे में किसी एक किस्म की सर्जरी के वीडियो 2 दिन दिखाए एआई को, 2 दिन के भीतर उसने सीख लिया उस सर्जरी को करना। आप सोचिए ये क्या क्या नहीं कर सकता एआई। हो सकता है कि 4 दिन उसको ये बताया जाए कि यहाँ कैमरे के सामने खड़े होके किसी मुद्दे पर क्या बोलना रहता है, तो हो सकता है साल 6 महीने में मेरा एक एआई अवतार आपके सामने बोलने लगे। मैं केवल टाइप करके दे दूं, वो मेरे अंदाज में, मेरी आवाज़ में, मेरे चेहरे के साथ, मेरी नाटकीयता के साथ बोलने लगे। ये हो सकता है। अब आप सोचिए, जो गंभीर सर्जरी है उस काम में अगर ये सर्जन की जगह काम कर रहा है एआई रोबो, तो क्या क्या काम नहीं कर सकेगा। अभी तो सुपरमार्केट है, कारखाना है, इन सब में एआई का इस्तेमाल। जो पार्सल डिलीवरी होती है, छांटा जाता है पार्सल को, उसमें एआई का इस्तेमाल। जितने कॉल सेंटर हैं उनमें एआई का इस्तेमाल। ये चल रहा है चारों तरफ। जितने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने हैं, जितना थीसिस लिखनी है, ऐसे लिखना है, उसमें एआई का इस्तेमाल चल रहा है। मैं अपने YouTube चैनल के लिए जितने पोस्टर बनाता हूँ, उसमें से बहुत बार मैं कुछ शब्द डालता हूँ व्हाट्सएप के मेटा, जो उसका एआई है, उससे फ़ोटो बन के मिल जाती है मुझको। तो कई बार उन तस्वीरों को मैं YouTube के पोस्टर के लिए इस्तेमाल करता हूँ। एक डिज़ाइनर, जो मेरे ऑफिस में एक डिजिटल डिज़ाइनर है, जिसके साथ में 1 घंटे 1.5 घंटे बैठकर मैं जो एक पोस्टर बनवा सकता था, अब मैं खुद 4-6 शब्द डालता हूँ,
फ़ोटो बना के दे देता है मुझको मेटा, फिर मैं उसमें कुछ फेरबदल करने का सुझाव देता हूँ, फिर वो बना देता है। तो अभी मेटा जो है ये फ़ोटो से फ़ोटो नहीं बना रहा है, केवल शब्दों से फ़ोटो बना रहा है, उसमें भी मेरा काम चल जा रहा है। तो एक डिजिटल कलाकार का काम कम हुआ ना, वरना 1 घंटे 1.5 घंटे का काम मिलता एक डिजिटल आर्टिस्ट को, वो कम हो गया है। अब अगर सर्जरी, फाइन सर्जरी जो है, महीन सर्जरी जो है, वो अगर एआई से सीखा हुआ रोबो करने लगेगा, ये एक अलग बात है कि सर्जन को मौजूद रहना पड़ेगा, सर्जन निगरानी में करेगा, देखना पड़ेगा कि ये कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, कहीं कहीं पे एआई ने कुछ गड़बड़ियाँ भी की हैं, तो वैसा तो नहीं कर रहा है, ये एक अलग बात है। लेकिन एक शुरुआत तो हो गई है, एक शुरुआत तो हो गई है कि सर्जरी के वीडियो देख देख कर एआई ने सर्जरी सीख ली। वो संगीत बजाने के वीडियो, कोई वाद्य यंत्र तबला बजाने के वीडियो देख के तबला बजाने लगेगा। तो क्या क्या काम नहीं करने लगेगा एआई। और जब हम इन सब चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखेंगे तब समझ में आएगा कि इंसान का रोजगार, उसका काम किस हद तक गिरने वाला है। ये ज़रूर है कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी आबादी मनरेगा जैसी योजना में काम करने वाले मजदूरों की है, तो एआई कुदाल नहीं चलाएगा, घमेला नहीं उठाएगा, गड्ढा नहीं करेगा, तालाब नहीं खोदेगा, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करेगा, बर्तन नहीं मांजेगा, अभी फ़िलहाल तो नहीं करेगा, जल्दी तो नहीं करेगा। तो मज़दूरों का काम फ़िलहाल तो जारी रहेगा, हिंदुस्तान में भी और दुनिया के दूसरे देशों में भी। लेकिन जहाँ जहाँ लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं वहाँ पर एआई का दखल किस हद तक बढ़ जाएगा मुझको नहीं मालूम है। खासकर जो डेटा के आधार पे जो विश्लेषण होता है, आज मान लीजिए मैं विश्लेषण करना चाहूँ कि मेरे YouTube चैनल को किस उम्र के लोग कितना देखते हैं, रात 10 बजे कितना देखते हैं, सुबह 6 बजे कितना देखते हैं, ऐसे कितने लोग हैं कि उनके परिवार के लोग भी देखते हैं, किस शहर में ज़्यादा देखते हैं, किस देश में ज़्यादा देखते हैं, तो कुछ हद तक तो गूगल बतला देता है ढूंढ कर इसको। YouTube का अपना एनालिसिस रहता है, वो बता देता है। ये लोग खुद भी एआई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हो सकता है एआई का कोई टूल ऐसा है जिसका मैं इस्तेमाल करूं, उसको मैं मेरे वेबसाइट का एक्सेस दे दूं, YouTube का एक्सेस दे दूं, मेरे फेसबुक का एक्सेस दे दूं, ट्विटर का एक्सेस दे दूं, और वो मुझको जितने तरह के मैं सवाल करूं उसका विश्लेषण पलक झपकते बताते चले। मैं पूछूं कि 16 से 26 साल के उम्र के लोग कौन से शहर में ज़्यादा देखते हैं, तो पल भर में बता दे। अब मुझको किसी अलग से विश्लेषक की ज़रूरत, एनालिस्ट की ज़रूरत हो सकता है न रह जाए। ये समझने की ज़रूरत है कि एआई की क्षमता इंसान की क्षमता से बहुत सारे मामलों में, शायद अधिकतर मामलों में 100 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना भी हो सकती है। कुछ एक ऐसे मौलिक काम हो सकते हैं, कल्पनाशील काम हो सकते हैं जो न कर सके एआई। लेकिन मैं आपको बतलाता हूँ, मेडिकल साइंस की बात कर रहा था तो मैं आपको बतलाता हूँ। आज से महीनों पहले, शायद साल भर पहले, एमआरआई की जो फिल्म रहती है, जो मरीजों के दिमाग का एमआरआई होता है, बदन के किसी और हिस्से का एमआरआई होता है, घुटनों के जोड़ का एमआरआई होता है, कई तरह के एमआरआई होते हैं। बहुत सारे ऐसे एमआरआई होते हैं या सीटी स्कैन जिसमें एक्सरे फिल्म की तरह दिखता है, डॉक्टर देखकर उसका अंदाज लगाते हैं क्या बीमारी हो सकती है। मैं आपको बतलाऊं, एमआरआई से एआई ने विश्लेषण करके किसी भी डॉक्टर के मुकाबले ये अंदाज पहले निकालना शुरू कर दिया है कि इस मरीज में कैंसर के लक्षण दिख रहे हैं, आने वाले दिनों में कैंसर हो सकता है। क्योंकि उसकी लर्निंग में, उसको सिखाने में हर किस्म के एमआरआई डाले गए और डॉक्टरों का विश्लेषण डाला गया। एमआरआई की फिल्में डाली गई, डॉक्टरों का विश्लेषण डाला गया। तो एआई ने सीख लिया कि कैंसर वाले ग्लैंड कैसे होते हैं, टिश्यू कैसे होते हैं, फिल्म में कैसा दिखने पे कैंसर का खतरा रहता है,
बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ को वो सीखते चलता है, वो सवाल नहीं करता, सीखते चलता है। हम जानकारी देते चलते हैं, हो सकता है थोड़े दिन में वो सवाल भी करने लगे कि मुझको चेस्ट टीबी का एक्सरे नहीं दिखाया है, दिखाओ जरा 100-200। तो चेस्ट एक्सरे देख के वो बताने लगे कि टीबी इसको है या नहीं है। ऐसा कई तरह का मेडिकल डायग्नोसिस में लक्षण देखकर पहचानने में, बीमारी की शिनाख्त करने में एआई का बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ा योगदान। सोच के चलिएगा इसको। ये ज़रूर है कि डॉक्टर अभी एकदम से कम नहीं हो जाएंगे, लेकिन कुछ खास किस्म की जांच जो है वो एआई के मार्फत अधिक सही होने लगेगी। धीरे धीरे डॉक्टर निगरानी रखेंगे उसके ऊपर, धीरे धीरे भरोसा होगा मेडिकल साइंस का, और फिर कुछ चीज़ों को जैसे आज हम कंप्यूटर पे छोड़ देते हैं, ऐसा हम एआई पे छोड़ देंगे। अमेरिका में दुनिया का एआई का सबसे बड़ा काम चल रहा है अभी। विश्वविद्यालयों में चल रहा है, रिसर्च सेंटर्स में चल रहा है, खुद सरकार में चल रहा है, फौज में एआई के इस्तेमाल की बात चल रही है, इस्तेमाल भी चल रहा है, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण में एआई का इस्तेमाल चल रहा है, जो निबंध लिख रहे हैं, शोध प्रबंध लिख रहे हैं, रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं, उसमें एआई का इस्तेमाल चल रहा है। किस चीज़ के लिखे हुए में एआई का इस्तेमाल किया गया है, इसको पकड़ने के लिए एआई का इस्तेमाल चल रहा है। छत्तीसगढ़ में अभी एक आईएएस अफसर ने अपने विभाग के कार्यक्रम में एक प्रेजेंटेशन देखा स्टेज पर, तो उन्होंने पूछा कि इसमें एआई का इस्तेमाल किया गया है क्या है प्रेजेंटेशन बनाने में। तो उनको जब कहा गया कि हाँ किया गया है, तो उन्होंने एक नोटिस निकाला कि क्या प्रेजेंटेशन में एआई का इस्तेमाल नियमों के तहत सही है, जांच करके बताएं। ये पहला मामला है छत्तीसगढ़ में सरकार का जिसमें एआई के इस्तेमाल पे एक नोटिस जारी हुआ है। तो पूरी दुनिया में विश्वविद्यालयों में एआई इस बात को परख रहा है कि उसमें जो थीसिस जमा की गई है विश्वविद्यालय में, क्या उसमें एआई की मदद से कोई नकल की गई है, क्या एआई की मदद से लिखा गया है, इसकी जांच भी एआई कर रहा है। नकल पकड़ने वाला एआई एप्लीकेशन अलग है, लिखने वाला एआई एप्लीकेशन अलग है। अब आप बतलाइए मुझको कि 400 पेज 600 पेज की थीसिस की जांच करके कौन आसानी से बता सकते थे कि उसमें नकल की गई है। मुझको कुछ लोगों ने, अभी कुछ अर्सा पहले एक विवाद हुआ कि एक फलाने नेता ने अपने भाषण में या लेख में किसी जगह पर नकल की है। ऐसा नाम भी सामने आया कि किसने किसकी नकल की है, ऐसा नाम भी सामने आया। मैंने सर्च करने की कोशिश की, मैंने एक दो एआई टूल्स पर डालकर देखा उस नेता के लिखे हुए को, तो उसने कहा कि ये 100% नकल है ये। फिर मैंने सर्च किया कि नकल किस चीज़ की है, तो पता लगा उसी नेता के लेख की नकल बतला रहे थे, 100% नकल है। फिर मैंने और टुकड़े टुकड़े में करने की कोशिश की। एक जगह मुझको पता लगा कि ये लेख जो है भारत के 3 अर्थशास्त्रियों के लिखने के अंदाज में लिखा गया है। एआई ने अंदाज बता दिया मुझको, इस अंदाज में लिखा गया है, नकल फिर भी नहीं कहा, नकल की बात नहीं कही। मैंने नकल पकड़ने वाले 3-4 एआई टूल्स का इस्तेमाल किया, मैं नकल नहीं पा सका। केवल स्टाइल की बात आई कि उन लेखकों की स्टाइल में लिखा गया है, शैली में। अब मैं जैसे मान लीजिए गज़ल लिखूं जो मेरे पसंदीदा शायर दुष्यंत कुमार के अंदाज में लिखी गई हो, कई लोग लिखते हैं। अभी जबलपुर के हमारे एक दोस्त हैं, वो श्रीलाल शुक्ल की लिखी हुई एक ऐतिहासिक किताब राग दरबारी के अंदाज में लिखते हैं, आज की घटनाओं को कैरेक्टर भी राग दरबारी से उठा लेते हैं। तो लोगों को ये लग सकता है कि ये श्रीलाल शुक्ल ने अभी 2024 की घटनाओं पे कैसे लिख दिया, वो इतना खरा लिखते हैं। अब मैं उसको अगर सर्च करूंगा एआई से तो उसमें आएगा कि ये श्रीलाल शुक्ल की किताब के अंदाज में लिखा गया है, उनके कैरेक्टर्स को लेकर लिखा गया है।
वैद्य जी और सनीचर और छोटे पहलवान और रुप्पन बाबू ऐसे कैरेक्टर को लेके लिखा गया है, ये आ जाएगा। लेकिन नकल है ऐसा नहीं आएगा। कैरेक्टर्स को लिया गया है, स्टाइल को लिया गया है, लेकिन लिखा गया मौलिक है ऐसा आएगा। तो नकल करने के लिए भी एआई है, नकल पकड़ने के लिए भी एआई है। बीमारी की शिनाख्त के लिए एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, इसको पढ़ने के लिए भी एमआरआई है। और हो सकता है कि एक एमआरआई एक मरीज के पिछले 20-25 साल की हर तरह की रिपोर्ट को एक साथ पढ़ के एक ऐसा निष्कर्ष निकाल सके जो डॉक्टर के लिए भी आसान न रहे। उसके बाद हो सकता है कि उस निष्कर्ष को देखकर डॉक्टर खुद सोचें कि हमको एआई का निष्कर्ष मानना है कि नहीं मानना है। तो मैं थोड़ा सा इस खबर को पढ़कर विचलित हूं कि क्या बड़े बड़े सर्जन जो हैं उनके काम में एआई के मार्फत जो रोबोटिक सर्जरी होगी, क्या वो इतना आगे बढ़ जाएगी कि बड़े बड़े सर्जनों का काम कम हो जाएगा? मुझको दिक्कत नहीं है उसमें। बड़े सर्जनों का काम होने से कोई बड़ी बेरोजगारी नहीं होगी। मार्केट में कंपटीशन आएगा तो बड़े सर्जनों की सर्जरी की फीस घट जाएगी। आज अगर हार्ट का एक जटिल ऑपरेशन करने का कोई सर्जन 1 लाख रुपया लेता है, तो अगर 2 रोबोटिक सर्जन उसी काम को एआई से करने लगेंगे तो हो सकता है इस सर्जन की फीस लाख रुपए से घटकर 50,000 हो जाए। कमाई कम हो सकती है, रोजगार नहीं जा सकता। तो मैं आज इसी बात को कहने के लिए आया हूं। ये बिल्कुल मान के मत चलिएगा कि आपके कामकाज पर एआई के खतरे के बादल नहीं मंडरा रहे हैं। ये मानकर चलिएगा कि आपका काम अगर किसी भी कोने से बार बार किया जाने वाला काम है, एक जैसा किया जाने वाला काम है, कंप्यूटर पे किए जाने वाला काम है, विश्लेषण करने का काम है, डेटा प्रोसेसिंग का काम है, कई तरह के काम ऐसे हैं जो एआई आपको बेदखल कर सकता है। ऐसे में आपको बचाएगा क्या, मैं वो भी बतला सकता हूँ आपको। मैं अपने खुद के बारे में सोचता हूँ कि मेरे काम में मेरी कौन सी चीज़ मुझको बचा सकती है कि एआई मुझको बेरोजगार ना कर सके। ध्यान से सुनिएगा इसको। मुझको लगता है मौलिक सोच, कल्पनाशीलता। इंसान अभी भी कल्पनाशीलता में और मौलिक सोच में एआई से बहुत आगे है। इसलिए कि एआई जो है इंसान के किए हुए को देख देख कर ही सीख रहा है। एआई की अपनी कल्पनाशीलता अभी कम है, उसकी मौलिकता कम है, रचनात्मकता उसकी कम है। यहाँ पर आप अपनी जगह बनाकर रख सकते हैं अगर आपके काम में कोई मौलिकता है तो। दूसरी बात, आप जो काम करते हैं उस काम में एक उत्कृष्टता लाते चलिए। अपने काम को पिछले दिन के मुकाबले आज बेहतर कीजिए। अगर आपका काम खूब अच्छा होता चलेगा, आप उत्कृष्टता लाते जाएंगे अपने काम में, तो इतनी खराब हालत नहीं होगी कि रातों रात आपको एआई बेदखल कर दे। मालिक भी जब किसी नौकर को निकालते हैं, कंपनी किसी कर्मचारी को निकालती है, तो ये देखते हैं कि सबसे कमज़ोर काम किसका है, उसको पहले निकालो। छंटनी सबसे पहले सबसे कमज़ोर की होती है, सबसे मजबूत की नहीं होती। फिर चाहे उसके मुकाबले एआई ही क्यों ना आ जाए, कुछ तो इंसान हर किसी को रखने पड़ेंगे। आपको ध्यान है ना, कंप्यूटर आ गए थे शतरंज खेलने वाले। दुनिया के बड़े बड़े शतरंज खिलाड़ी कभी कंप्यूटर से हारते थे, कभी जीतते थे। खेल खत्म नहीं हुआ शतरंज का। एक से एक माहिर खिलाड़ी हैं। पूरे दुनिया में शतरंज का मुकाबला होता है। कंप्यूटर वगैरह अब किनारे हो गए हैं। बड़े बड़े मुकाबले इंसानों के बीच ही होते हैं। अगर आपके काम में बहुत अच्छा हुनर रहेगा, बड़ी उत्कृष्टता रहेगी, तो एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकेगा, वक्त लगेगा उसको। तो थोड़ा मेहनत कीजिए अपने काम में। आज जिस काम से आपकी नौकरी बची हुई है, आज जितना और जैसा काम करने से आपका रोजगार चल रहा है, आप उसको भविष्य की गारंटी मान के मत चलिए। आप मान के चलिए कि एआई का खतरा मंडरा रहा है और एआई के खतरे से जूझने के लिए मुझको अपने आप को एआई के मुकाबले बेहतर, अधिक उपयोगी
अधिक कल्पनाशील साबित करना पड़ेगा। इतनी तैयारी जरूर लगेगी आपकी। आप पूरी तरह से चैन की नींद नहीं सो सकते कि चादर ओढ़ के सो जाएं कि एआई से हमको कोई खतरा नहीं है। जिन देशों में सरकारों पर यह दबाव पड़ रहा है कि एआई का इस्तेमाल इतना ना बढ़ाएं कि बेरोजगारी बढ़े, वहाँ सरकारें ये कह सकती हैं कि एआई की वजह से बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, लेकिन यह हकीकत से परे का बयान रहेगा। हकीकत तो ये है कि एआई इतनी बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार खा सकता है, खाने जा रहा है, कि सरकारें उतना रोजगार दे नहीं पाएंगी। तो थोड़ा ध्यान रखिए, आंखें खुली रखिए, एआई के बारे में खबरें पढ़ते चलिए। पता लगेगा आप जब तक सो रहे हैं रात में, सुबह आप उठेंगे तो पता लगेगा कि आपको एआई का टाइप किया हुआ एक नोटिस मिल रहा है कि आज से आने की ज़रूरत नहीं है, आज से मैंने काम संभाल लिया है, आपकी बकाया तनख्वाह जो है हमारा अकाउंट विभाग सेटल कर देगा, आप शाम 4 बजे तक आज आकर अपना दराज खाली करके निजी चीज़ें लेके चले जाइए। मैं सच में ऐसे एक दिन की कल्पना करके सिहर उठता हूँ कि एआई आपको भेजेगा, कंपनी एआई को दे देगी कि जिन लोगों की उत्पादकता कम दिखती है, जो बीमार ज़्यादा पड़ते हैं, छुट्टी अधिक लेते हैं, जिनके व्यवहार को लेके ऑफिस में शिकायतें हैं, ऐसे लोग जिनकी तनख्वाह ज़्यादा है, अगर कम तनख्वाह के लोग उतना काम कर रहे हैं तो ज़्यादा तनख्वाह वाले, ऐसे लोगों में से 10% की छँटनी करो। तो एआई जो है पता लगेगा आपके मैनेजमेंट के रिकॉर्ड को छांट कर 2 मिनट के भीतर बता देगा कि ये 10% लोग निकालने लायक हैं। फिर आप कहोगे कि ठीक है, इन लोगों को बर्खास्त करने की नोटिस भेज दो। तो पता लगेगा आप सो रहे हैं, आपके फ़ोन पर ईमेल आ गया कि आपको काम से निकाला जा रहा है, आज से काम पे आने की ज़रूरत नहीं है, केवल अपना सामान ले जाना। तो एआई ऐसा बेरहम जल्लाद हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये बात मैंने शुरू की है केवल दुनिया के बड़े अस्पतालों में डॉक्टरों की सर्जरी के वीडियो देखकर सर्जरी सीख कर लेने वाले एआई की। अभी क्या क्या और नहीं करेगा क्या पता। मैं फिर आपके बीच आऊँगा, ये सब्जेक्ट मेरी बहुत दिलचस्पी का है। मुझको डर लगे रहता है कि ये मेरे कौन सी काम को खा जाएगा, एआई कहाँ से मुझको बेदखल कर देगा। मुझको बड़ी फ़िक्र रहती है अपने काम की, इसलिए मैं रोज़ और अधिक मेहनत करता हूँ। मैं रोज़ संपादकीय लिखने में और अधिक मेहनत करता हूँ, यहाँ पर भी आपके सामने बोलने में और मेहनत करने की कोशिश करता हूँ। फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरी ये बात काम की लगती है, आपको लगता है कि मैं कोई तर्कसंगत बात करता हूँ, तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि एआई के बारे में आपका क्या सोचना है, मेरी बातों के बारे में क्या सोचना है, क्या मैं ज़बरदस्ती प्रलय की घोषणा करते जाता हूँ या सचमुच ऐसा खतरा दिख रहा है। लिखिएगा आप, आपके कमेंट्स को लोग पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूँगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए एक छोटी सी सलाह कि एआई सड़क हादसे में आपको नहीं बचा सकता, आपको हेलमेट ही बचा सकता है, थोड़ी बहुत गुंजाइश रहती है। तो आप दुपहिए पर अगर चलते हो तो हेलमेट लगा कर रखिए, चौपहिए पर चलते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए। मोबाइल फ़ोन पर जिस तरह से बात करने की छूट नहीं है वैसे बात मत कीजिए। अगर किसी देश प्रदेश में ब्लूटूथ पर मोबाइल फ़ोन पर बात करने की छूट है तो कर लीजिए। नियमों का पालन कीजिए, ये केवल आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए नहीं है, औरों की ज़िंदगी बचाने के लिए भी है। अगर सड़क पर आप हेलमेट नहीं लगाए हैं और आप गिरते हैं, आपकी ज़िंदगी भी जाती है, हो सकता है किसी और की ज़िंदगी भी जाए जो पीछे बैठे हुए हैं। कार आप चला रहे हैं, अगर एक्सीडेंट हुआ, आप बिना सीट बेल्ट के एक तरफ फेंका गए तो गाड़ी हो सकता है दूसरे तरफ चली जाए। तो सिर्फ अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं, दूसरों की ज़िंदगी को ध्यान में रखते हुए भी दुपहियों पर हेलमेट, नीचे बेल्ट लगाकर, और कारों में, बड़ी गाड़ियों में चलते हुए
सीट बेल्ट जहाँ जहाँ है उसका इस्तेमाल कीजिए। आपने पैसा दिया है उसका, अपनी जान बचाइए। फिर मिलेंगे।